हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है विज्ञान एक नज़र में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। मेरे पीछे जो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ से भी अगर नहीं समझ आया तो जैसे कि हम लोग शुरू कर चुके हैं, एक एक टॉपिक को हम लोगों ने सब टॉपिक बनाकर पढ़ना चालू कर दिया है। हम लोगों ने चालू किया, कल हम लोगों ने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था। आज हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल ही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले ऐसी कोशिका बनी जिसके पास कुछ ज़्यादा कोशिका के अंग थे नहीं। उस कोशिका को हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत डीएनए था, राइबोसोम जैसे कोशिका के अंग थे और सिर्फ जो है वो आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव था। बैक्टीरिया इसी प्रकार की कोशिका का एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल होता है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जिसे जोकर कोशिका भी कहा जाता है, पीपीएलओ भी कहा जाता है, जिसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, वो भी आप लोगों का जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही आता है। प्रो माने पुरानी, कोशिका मतलब कोशिका। चलो, तो ये वाली चीज तो हम लोगों ने समझी। अब ऐसा कहा गया कि जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि डेवलप्ड कोशिकाएं, हमारी कोशिकाएं बनना चालू हुई, तो यही प्रोकैरियोटिक कोशिका ने अपने आप को डेवलप किया और माइटोकॉन्ड्रिया जो है जैसा बनाया। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कहते हैं कि डेवलप्ड कोशिका में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना, वही प्रोकैरियोटिक कोशिका करती थी। तो भाई ऐसा माना गया कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो बराबरी है माइटोकॉन्ड्रिया से की गई, क्योंकि दोनों की सिमिलैरिटी है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है ना, लेकिन प्रोकैरियोटिक तो अपने आप में एक कोशिका है, ठीक है। उसके अंदर भी डीएनए है और सोचो माइटोकॉन्ड्रिया एक अंग है, फिर भी ये अपना पर्सनल डीएनए रखता है ना। और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि यह अपना पर्सनल राइबोसोम भी रखता है। अभी कल ही मैं क्लास में प्रश्न पढ़ा रही थी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है ग्रुप डी के अंदर, कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना पर्सनल डीएनए और राइबोसोम क्यों रखता है? क्योंकि वो अपना पर्सनल प्रोटीन बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के लिस्ट में आता है। अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको ये सभी को ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि अपना प्रोटीन फॉर्मेशन खुद करता है ना, इसलिए हम इसे अर्ध स्वायत्त अंग या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अर्ध स्वायत्त अंग कह दो या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कह दो, है ना, यानी कि जो अपना काम खुद कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करती हूँ तो हमें ये जरूर से ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और जो है इसका खास में साथ में राइबोसोम भी इसका पर्सनल पाया जाता है। आप इसे राइबोसोम को इस माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो एक कण है, लेकिन लंबा कण है। तो इसे हम धागे जैसा, तो हम इसे सूत्रकणिका हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका हिंदी में कहते हैं। और इसकी बराबरी किस कोशिका से की गई है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस क्लास में, इस सेशन में मैं जितनी बातें कहती हूँ, वो बातें, हर एक चीज जो मैंने इस सेशन में कही है, वो सब क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। ये चीज भी आपको समझनी है। माइटोकॉन्ड्रिया बेशक झिल्ली वाला अंग है ना, इसमें झिल्लियां डेवलप हुई। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को और डेप्थ में देखोगे या फिर इसके अंदर की तरफ जाओगे तो आपको इस तरीके के झिल्ली जैसे अंग दिखेंगे, है ना। और इसी झिल्ली जैसे जो है डिजाइन को हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये आपसे पूछा जाता है। जब इस क्रिस्टी को आप जूम करोगे और बहुत ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर उपस्थित जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इन्हें हम ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। और ये जो आप लोगों के ऑक्सीजोम होते हैं, ये एक्चुअली में क्या काम करते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है उसमें मदद करते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है। जैसे कोशिका के अंदर लिक्विड होता है, वैसे इसके अंदर भी लिक्विड होता है ना। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे हम आधात्री के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मेम्ब्रेन होती है, भाई, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये झिल्ली, ये जो अंगुलीनुमा जो स्ट्रक्चर है वो तो क्रिस्टी है। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोम लगे हैं। जब आप ऑक्सीजोम को जूम करके देखोगे तो आपको एक छोटा पार्टिकल दिखाई देगा और एक बड़ा पार्टिकल दिखाई देगा। एक पार्टिकल में भी आपको दो पार्टिकल जैसी संरचना दिखाई देगी। ये वाला पार्टिकल है, इसे हम लोग F1 कण के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो पार्टिकल है इसे हम लोग F0 पार्टिकल या फिर F0 कण के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा कि स्वायत्त अंग तो है ही, साथ में ये अब करता क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेटा ये रेस्पायरेशन करता है। रेस्पायरेशन का मतलब है श्वसन। ये क्या करता है बेटा? श्वसन करता है। क्या ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाएगा? जी हाँ, दोनों कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। रेस्पायरेशन
रेस्पायरेशन करके ये क्या काम करता है, तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि ये रेस्पायरेशन करता है, एनर्जी देता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये कौन से प्रकार का रेस्पायरेशन करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एरोबिक प्रकार का रेस्पायरेशन करता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑक्सीश्वसन। कौन से प्रकार का श्वसन करता है ये? ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन का मतलब ही यही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाने वाला श्वसन। आप जब सांस लेते हैं तो जो आउटर गैसेज हैं इन्वायरमेंट की, वो सांस के थ्रू आपके कहाँ पर जाएंगी, है ना। जब आप सांस लेंगे तो आपके जो है वो लंग्स में जाएगी, और लंग्स के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो उसको हार्ट में पहुंचाती हैं, और हार्ट से आगे चलकर वो पूरे बॉडी की कोशिका में जाता है। पूरी बॉडी की कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है वहाँ पर जाकर आपको ये ऑक्सीजन दे दी जाती है। ऐसे ही जब आप खाना खाते हो तो खाना फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्लूकोज जो है ये ब्लड के साथ मिलकर हर कोशिका के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को दे दी जाती है। तो ब्लड एक्चुअली ट्रांसफर करता है माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन और खाना पहुँचाने के लिए। तो ग्लूकोज तो खाने के साथ में आ ही गया था, जिसे हमने C6H12O6 बोला, और ऑक्सीजन जो है वो आप लोगों का वो भी बाद में आ गया था। जैसे ही ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके ये CO2 बनाते हैं, ये H2O बनाते हैं। H2O बॉडी को पानी की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ चला जाएगा, नहीं तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ये हम नाक से जो सांस छोड़ते हैं वो यही CO2 छोड़ते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये बनाते हैं एनर्जी। अब एनर्जी बनाते हैं तो आप कितना बोलोगे? 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1.25 ग्राम नहीं बोल सकते। एनर्जी को ऐसे बोलें इतना 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 नहीं बोल सकते। तो एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टर्म दी जिसे हमने कहा ATP। ATP का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आपसे पूछा जाएगा कितने ATP बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 36 ATP बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से प्रकार का श्वसन हो रहा है? एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है। इसे ये सबसे पुराना अंग भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रोकैरियोटिक से विकसित कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका बन रही थी, तो उसमें सबसे पहले जो अंग बना वो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन कर रहा है, अपना पर्सनल प्रोटीन बना रहा है ना, एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहा है, F0 पार्टिकल है, क्रिस्टी है इसके अंदर, ठीक है, और यह ATP बनाता है, ठीक है। ये वाली सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये जो प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जो श्वसन की ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया जो है वो हेंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। क्या? हेंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग उनके रेस्पेक्ट में क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि क्रेब साइकिल कहाँ पर संपन्न होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। हाँ, बहुत, यानी कि एनिमल और प्लांट दोनों प्रकार की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया तो गया, लेकिन प्लांट में कम पाया जाता है और एनिमल में ज़्यादा पाया जाता है। बस इतना सा आप लोगों को डिफरेंस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझना है। ये सब प्रश्न आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछे जाते हैं। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ और डिफरेंट साइट्स पे भी आप लोगों को लेकर चलेंगे। ये सब F0 पार्टिकल, इसके पास DNA है, लेकिन हमारा जो कोशिका के अंदर DNA पाया जाता है वो डबल हेलिक्स होता है, लेकिन ये तो जो है वो बेसिकली नॉर्मल सिंगल जो है वो लेयर्ड DNA होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। झिल्ली, दोहरा झिल्ली वाला ऑर्गन होता है, ऊर्जा के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, मैं वो जरूर से आप लोगों को यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना चाहूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यकृत में, माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया को विमुक्त करने की क्षमता होती है। आपको क्या बोला कि भाई लीवर ने क्या बनाया? लीवर ने जो है वो बेसिकली क्या बनाया था? आपके यूरिया बनाया था। पर लीवर जो डिटॉक्सिफाइड कर रहा है ना हमारी बॉडी को, सुना है ना आपने कि लीवर विष रहित कर देता है हमारी बॉडी को, या डिटॉक्स कर देता है, तो वो किसकी मदद से कर पा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जो है वो अमोनिया को विमुक्त करने की क्षमता होती है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि कैंसर का कारण भी माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, तो आप इसमें भी कोई जो है आपत्ति नहीं जताइएगा, क्योंकि हाँ, अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पूरा साथ देगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर करने के लिए जो है कोशिका के विभाजन की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिका के विभाजन के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी जो है वो बेसिकली कहाँ बना रहा है? ऑब्वियस है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। यहाँ पर आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर कैल्शियम आयनों की मात्रा को संतुलित करने में मदद करता है। आज तक हम ये जान रहे थे कि कैल्शियम जो है एब्जॉर्प्शन में या तो आपका विटामिन डी हेल्प करता है, या फिर आप लोगों का जो है वो बेसिकली विटामिन डी सोर्स ही हेल्प करता है, लेकिन या फिर लीवर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मदद
करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को किसके बारे में ध्यान रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज वाला सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी अडा 24/7 के काफ़ी सारे, है ना, काफ़ी सारे बैचेस में डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बैचेस जो है वो लॉन्च हुए हैं, तो आप डेफिनेटली जो है वो पढ़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको रास्ता बता देती हूँ। अडा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैसे ही आप अपने फ़ोन के ऐप स्टोर से अडा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको ऑल कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के अंदर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी में भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एक नया बैच आया है जो कि अभी 31 तारीख से चालू होगा। आप अगर सिंगल बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो ये है, और अगर आप महापैक में एनरोल करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, प्राइजेस कम हो चुकी हैं। 12,500 के आसपास मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, 1400 से ज़्यादा ई बुक्स और लगभग 10,000 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलती हैं। ये महापैक के अंदर आप लोग 27 महीने तक इस महापैक में एनरोल हो सकते हैं। आपके पास एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, कांस्टेबल सारे बैचेस आपको इसमें देखने को मिलता है, और 27 महीने तक जितने नए बैच आएंगे उसमें भी तुम अपने आप एनरोल हो जाओगे। यहाँ पर आपने कोड लगाया, कोड लगाना है Y698 और आप लोग अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप लोग Y698 कोड लगाते हो, ये 6,000 5,500 लगभग का बैच है। Y698 कोड लगाने पर आपको लगभग जो है वो 4400 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, और 1000 रुपये के अंदर ये बैच आपको मिल जाता है। 27 महीने तक रेलवे के सारे एग्जाम्स आपके हो सकते हैं Y698 कोड लगाने से। तो दैट इज़ द होल थिंग्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेल ऑर्गेनल के साथ। ये विज्ञान एक नज़र में जो सेशन है वो मैं इसलिए कराती हूँ क्योंकि साइंस लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम उनको कैटेगराइज कर दें टॉपिक्स में, और टॉपिक को भी और छोटा करके सब टॉपिक के रूप में पढ़ाएं। एक नई पहल मैंने चालू की है जिससे मात्र 10 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक, एक सेशन और बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। शायद ये एक बेहतर तरीका होगा हर वो बच्चों तक साइंस पहुंचाने का जिनको साइंस मुश्किल लगती है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।